सही है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर बताइए। इफ द एयर पेट्रोल इज नॉट मेंटेन्ड, इट कैन लीड टू। इफ द एयर पेट्रोल रेशो, या आप लोग एयर फ्यूल रेशो बोल सकते हो, अगर ये मेंटेन नहीं होता है, तो क्या होता है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग का जो इंजन है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल इंजन है, तो उसमें अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, सिलेंडर होता है, इसमें आप लोगों का एक प्लग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वाल्व। यहाँ से दोस्तों सिलेंडर के अंदर क्या एंटर करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। जैसे पेट्रोल आप लोगों का इंजन है, तो दोस्तों फ्यूल कौन सा होगा, पेट्रोल होगा। आप लोगों को बोले ये एयर और पेट्रोल को मिक्स किसने करा दोस्तों, ये मिक्स करता है आपका कार्बोरेटर। लेकिन अगर दोस्तों एक प्रॉपर रेशो नहीं है, मान लीजिए आप लोग का पेट्रोल ज्यादा हो गया, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा आप लोग का धुआं का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्मोक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बना, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कभी भी आप लोगों से गलती नहीं होगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 80,000 कैलोरी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आपके पास में 2000 ग्राम पानी है, क्लियर है क्या? इसका तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इसका तापमान 10 से 50 करना है, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और उस हीट की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर M इंटू C इंटू डेल्टा टी। एम क्या होता है दोस्तों, कितना मास है, कितना द्रव्यमान है। सी होता है, या सी की जगह आप लोग एस लिख लो, एस होता है आप लोगों का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, कि कहां से कहां तक लेकर जाना है। तो दोस्तों आपके पास में ध्यान रखिए, अगर सभी यूनिट में आप लोगों को सीरियस में रख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान को रखो आप लोग ग्राम में, समझ रहे हो बात को। तापमान को आप लोग जो अंदर हो रहा है वो आप लोग रखो डिग्री सेल्सियस में, तो जो आपका हीट का आंसर आएगा वो आपका आएगा कैलोरी में, जूल में नहीं आएगा। जूल में कब आएगा, जब द्रव्यमान को आप लोग किस में रखोगे, किलोग्राम में रखोगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे, समझ रहे हो, तब आपका आंसर जूल में आएगा। तो सिंपली आप लोग ध्यान रखो, द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में रखो, अगर आप लोगों से कैलोरी में से पूछा गया है, और तापमान को हमेशा दोस्तों सेल्सियस में रखो, आपका आंसर कैलोरी में आएगा। तो कितना द्रव्यमान दिया हुआ है, आप लोग बोलेंगे सर 2000 दिया हुआ है। सर ये स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो ध्यान रखिए पानी की विशेष ऊष्मा होती है एक। कितनी होती है, एक होती है। अगर बर्फ की पूछे तो बर्फ की होती है दोस्तों 1/2 यानी 0.5, लेकिन पानी से मतलब है। और तापमान कितना कर दिया, 10 से 50 कर दिया, कितने का अंतर लिया है, 40 का लिया है। तो देखिए सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है आप लोगों का, 80,000 कैलोरी आ रहा है। कितना आ रहा है, 80,000 कैलोरी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी घबराना नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा एक फॉर्मूला रखो, एम सी डेल्टा टी। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया कि 400 ग्राम पानी है, इसका तापमान आपको 10 से 80 करना है, तो दोस्तों कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो सी का मान तो 1 होता है, 10 से 80 करना है, यानी कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आना, 70 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28,000 कैलोरी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सिंपली एक फॉर्मूला याद रखो, इससे आप लोग दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जल का अगर आपको दिया हुआ है कि तापमान बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसमें एज अ फ्यूल किसको यूज करा जाता है? यानी दोस्तों आप लोगों को इस फ्यूल की बात कर रहा है, तो जरूर न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी मिलती होगी, और एनर्जी मिलने से दोस्तों जो चीज यूज में आ रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, उसको हम लोग फ्यूल बोल रहे होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। अब दोस्तों एनर्जी मिलती कैसी है, आइए समझे। दोस्तों आपका यूरेनियम का एक क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है। आपका यूरेनियम होता है, जो होता है आप लोगों का 92, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, और जिसकी द्रव्यमान संख्या होती है 235। क्लियर, तो ये मान लीजिए आपके पास में यूरेनियम का एक एटम है, ये मान लो कि यूरेनियम का एक एटम है, ध्यान से समझना। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, आप लोग बोलेंगे सर 235। जैसे ही सर आप लोग इस पे एक न्यूट्रॉन डालते हो, तो आप लोग मुझे खुद बताइए, आपके 92 मतलब 92 क्या है, प्रोटॉन की संख्या वो तो सेम रहेगी, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सर पहले 235 थे, अब 236 हो जाता है। तो दोस्तों जो ये आपका 92 U236 मिलता है ना, ये आप लोगों का काफी अनस्टेबल हो जाता है, और ये आपका टूट जाता है। तो देखिए ये आपके दो पार्ट में टूट गया, और दोस्तों साथ में आप लोगों की क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। समझ में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। तो देखिए बड़े न्यूक्लियस का छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है, जब भी एक बड़ा नाभिक दोस्तों छोटे-छोटे नाभिक में टूटता है, तो साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। क्लियर? तो ये एनर्जी रिलीज़ किसकी वजह से हो पाई? इसकी वजह से हो पाई, यूरेनियम की वजह से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएँगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। धातु की दोस्तों एक आप लोग की सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर चकती है, उसके मध्य में एक छिद्र है। अगर आप लोग इस डिस्क को गर्म करोगे तो छिद्र का आकार क्या होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज़। कैसे डिक्रीज़ करेगा, आइए समझते हैं। ये देखिए दोस्तों आप लोगों की प्लेट थी। इस प्लेट में मान लीजिए दोस्तों कोई होता है, ये पूरी की पूरी प्लेट है। समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी आप लोगों की क्या है, प्लेट है, ध्यान से समझिए। आप लोगों को पता है दोस्तों गर्म करने पर कोई भी चीज़ फैलती है। आप लोग बोलेंगे जी सर फैलती है तो छेद भी बड़ा होना चाहिए। अरे मेरे दोस्तों जब आप लोग गर्म करोगे तो प्लेट क्या होगी, फैलेगी। कुछ आप लोग की इधर जाएगी, कुछ आपकी इधर की तरफ भागेगी, कुछ आपकी इधर की तरफ भागेगी, कोई अंदर की तरफ। क्योंकि जगह मिल रही है वो तो फैलेगी। ये प्लेट आपकी कुछ इधर भागेगी, कुछ इधर फैलेगी। तो दोस्तों जो बीच वाला छेदक कम होता जाएगा, क्योंकि सभी जगह दोस्तों क्या आ गई, आपकी डिस्क आ गई है। तो जो छेद होगा उसका क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अगर आप लोगों से बोले डिस्क का आकार क्या होगा, तो डिस्क का आकार बढ़ेगा, अंदर की तरफ भी बढ़ रहा है, बाहर की तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन छेद क्या होगा दोस्तों आपका छोटा हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
आप लोगों से बोला जा रहा है 4 आप लोगों ने मेटल की बॉल रखी है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में। सबसे जल्दी गर्म कौन होगा? सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा? ऑब्वियस सी बात दोस्तों जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, जो हीट को आराम से दोस्तों क्या कर लेता है, आपका प्रोपेगेट करता है, जो अच्छा चालक होगा, तो हीट का सबसे अच्छा चालक दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग का तांबा हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा, फिर आपका एल्यूमीनियम, फिर आपका लोहा, फिर आपका मैंगनीज। ध्यान रखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएँगे। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे वर्क करता है? लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक शेयर कर दूँगा। गलत हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग सीख के जाओ। तो ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? तो राइट आंसर आप लोग का दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी 39%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पहली बात तो ये पूछा जाता है ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर आप लोगों का वोल्टेज बढ़ाता भी है और वोल्टेज कम भी करता है। तो जो वोल्टेज बढ़ाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को कम करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो ट्रांसफार्मर होता क्या है? पहले के देखो चार्जर में आपका इस प्रकार से आता था, नहीं आता था? ट्रांसफर होता था, देखो ट्रांसफार्मर होता था, इसमें क्या होती है? प्लेट्स लगी रहती है आप लोगों की जिसमें बीच में होल्स रहती है। क्लियर? ऐसे प्लेट्स होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक क्या हो रही है दोस्तों, वायरिंग हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को घेरे बन रहे हैं, कुंडलियाँ बन रही है। क्लियर? और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या हो रहा है? घेरे बन रहे हैं, कुंडलियाँ बन रही है। होता क्या है दोस्तों, इसमें से क्या कराया जाता है? करंट पास कराया जाता है। तो इसमें से जब करंट पास कराया जाता है, तो इसमें पास नहीं कराया जा रहा है दोस्तों, केवल और केवल इसमें पास कराया जा रहा है। तो इसमें जब करंट पास कराया जाता है, तो इसमें दोस्तों स्वतः ही अपने आप ही इसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपनी म्यूचुअल टर्म्स अच्छे होने चाहिए मतलब आपस में। तो ये देखो दोस्तों इसमें करंट पास करने से दोस्तों इसमें भी आपकी करंट पास हो जाती है। तो ये आप लोगों को अगर बोल इसमें इंड्यूस हो जाती है, ठीक है? म्यूचुअली इंड्यूस हो जाना यानी उत्पन्न हो जाना। तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, इसका फिनोमिना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखते हैं कौन टॉप करता है, सभी की रैंक पता पड़ेगी और रैंक देखते हैं आपकी 4000 आएगी 5000 आएगी, कोई मैटर नहीं करता, सीखना इंपॉर्टेंट है। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है अगर कोई भी वायर होता है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है तो वो एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है और अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोगों की कुछ इस प्रकार से आप लोगों की ऐसे बनी हुई है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है घेरे हैं, तो इसमें से करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके भी चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो उसका मात्रक क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है दोस्तों आपका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चलो सर ये बात तो हो गई, अब आप लोग मुझे बताओ अगर अभी घेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, अगर दोस्तों 10 होते तो क्या होते? दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कॉइल्स के, घेरों की संख्या के। तो अगर घेरों की संख्या आप लोग बढ़ाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। अगर आप लोग इसमें से बहने वाली करंट का अमाउंट भी बढ़ाते हो, तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड करता है। अगर करंट बढ़ाओगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएँगे। आप लोगों को बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर है, जो कि कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल, स्ट्रेट और एनलार्ज इमेज बना रहा है, यानी आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा पोल एंड फोकस के बीच में। देखिए मैं आप लोगों को इसको जब पूरे 9.5 डिटेल में पढ़ाया था, तभी मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ मत हुआ करो। देखो, कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, सीधे आप लोग समझो डायग्राम बनाओ, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, आप लोगों को पता है। अगर दोस्तों इस मिरर को ऐसे फॉलो करोगे तो सर्किल बन जाएगा क्या? तो ये जो इसका सेंटर हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे इस कॉनकेव मिरर का अवतल दर्पण का वक्र कहते हैं। दोस्तों इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव और दोस्तों इससे इन दोनों को जब आप लोग मिला दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, दोस्तों ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है? अब बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखूँ? तो ध्यान रखिए, जब भी आप लोग बता दूँ क्या? ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखेंगे, तो जो साइज़ होगा आप लोगों का, वो क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। जब साइज़ आपका क्या होता है? छोटा होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉनकेव मिरर की। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दोगे, यानी वक्र केंद्र पर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ केवल और केवल, तो जो साइज़ क्या होता है दोस्तों? समान आकार का बनता है। लेकिन अगर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा इधर लाते हो, मतलब पोल और इसके बीच में कहीं पर रखते हो, तो आकार क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। ठीक है? एक तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा करके देख लो, तो देख लो मैंने आप लोग का पोल दर्पण की बात कर रहे हैं ना? ठीक है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना? हाँ। चलो देखो, अब देखो, आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर मैंने कहीं पर आप लोगों को पता है जितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसके आधी डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या रखा दोस्तों? फोकस और पोल के बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रख दिया या आपने वस्तु रख दी। आप लोगों को पता है इमेज कैसे बनता है, ध्यान रखिए, इससे कोई भी 2 रेज़ निकाल दो प्रकाश की किरण, वो आप लोगों के परावर्तन के बाद में जहाँ पर मिले वहाँ पर इमेज बनेगी। दोस्तों आप लोगों का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इससे एक प्रकाश की किरण निकालो ऐसे। दोस्तों ध्यान रखिए जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, वो परावर्तन होने के बाद में फोकस से होकर गुजरती है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। और जो भी प्रकाश किरण दोस्तों मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो परावर्तन के बाद उसी पॉइंट से वापस गुजर जाती है। क्या ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? लेकिन दोस्तों पीछे एक्सटेंड करोगे, तो क्या मिलती प्रतीत होगी क्या? देखो ये आपकी इमेज बड़ी है ना, सिंपली आप लोग अभी ध्यान रखो पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो आप लोग को जो साइज़ लगेगा मिरर का, इमेज का, वो क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट तो इतना सा है और आपकी इमेज इतनी है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएँ। बहुत क्वेश्चन आते हैं, सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। When an object is placed at the 2f position of a convex lens, what is the size of the image? सबसे पहले
समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, ठीक है चलो। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये आप लोग का 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, देखो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो एक तो इसका फोकस होगा मान लीजिए एफ और इससे एक डबल डिस्टेंस पे पॉइंट बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 2f। क्लियर? अब आपने दोस्तों ध्यान रखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका f हो गया, ये आपका 2f हो गया। सिमिलरली एक f यहाँ पर होगा, एक 2f यहाँ पर होगा। तो आप लोग दोस्तों जब ऑब्जेक्ट को रखते हो 2f पे, क्या करो इससे कोई भी 2 प्रकाश की किरण निकालो। तो दोस्तों एक प्रकाश की किरण आपने निकाली ऐसे। ध्यान रखें दोस्तों मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, वो आपके अपवर्तन के बारे में फोकस से होकर गुजरती है। और जो भी दोस्तों प्रकाश किरण सीधे आपके केंद्र से गुजरती है, आपके लेंस से, वो बिल्कुल बिना किसी परेशानी के बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। तो इमेज ये बनेगी। तो ध्यान रखें जब भी 2f रखोगे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या रहता है दोस्तों? सेम रहता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या रहता है दोस्तों? सेम रहता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बहुत जने आंसर दे रहे हैं गामा रेज। देखते ही कूद गया। अरे दोस्तों गामा रेज की तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, इनकी तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी है? राइट आंसर आपको हो जाएगा इंफ्रारेड रेज। सर ये तो मैंने सुना ही था, आइए मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के आधार पर आप लोगों की अलग अलग प्रकार की रेस होती है या वेव्स होती है। एक होती है गामा वेव्स जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। आप लोगों से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स कौन सी है, तो दोस्तों वो होती है आपकी रेडियो वेव्स। अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन में रेडियो वेव्स तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? आपकी इंफ्रारेड आती है। क्लियर है क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपकी रेडियो वेव्स की होती है, लेकिन रेडियो तो ऑप्शन में था नहीं, तो उसके नीचे आपका उसके बाद में इंफ्रारेड आता है। ठीक है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और गामा की तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना? गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चे दे रहे हैं? 26% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखिए आप लोगों को पता है जिस भी चीज को आप लोग गर्म करते हो दोस्तों वो एक्सपेंड होता है, उसका आयतन बढ़ता है। लेकिन दोस्तों वाटर के साथ में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ खींचता हूँ, एक एक्सिस पे मैंने ले लिया आयतन और एक एक्सिस पे ले लिया मैंने टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर लिख दिया मैंने मान लो 0, 10, 15, 20, 25, 100 ऐसे करके। तो आप लोग पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आप लोग गर्म कर रहे हो, तो आयतन बढ़ना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका आयतन क्या होता है? घटता है। आप लोग बोलेंगे कहाँ तक घटता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है। आप लोग जब और हीट करोगे तो फ्रेंड्स फिर इसका आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों से पूछे 0 से 100 तक गर्म करने पर क्या होगा? पहले आपका घटेगा 4 तक, फिर आप लोग का बढ़ेगा। आप लोग जानते हो दोस्तों डेंसिटी क्या होता है? घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दोस्तों पानी का वॉल्यूम जो है आयतन है मिनिमम कब है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दोस्तों आपका मिनिमम है। दोस्तों डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ध्यान रखें पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सॉरी सबसे कम आपका आयतन होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। ये इस बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को आप लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है, इनके योग को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी गलती तो करनी है सर। आप लोग जानते हैं एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई ऊंचाई तक उठाते हैं तो कार्य कितना करना पड़ता है? mgh करना पड़ता है। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में आपको अगर इतना वर्क करना पड़ा, इतनी एनर्जी अगर आप लोगों की खर्च हुई, तो कितनी हाइट तक हुआ? देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 70। जी कितना होता है? क्या 9.8 लो? क्या नहीं सर, पॉइंट में तो कुछ आंसर दे रखा, तो आप लोग क्या लिख लो दोस्तों? 10 लिख लो जी। आपसे हाइट पूछा गया ना, देखते हैं टोटल mgh टोटल वर्क कितना लगा आप लोगों का? 9800 लगा। तो एच आप लोगों को निकालनी है। एच का मान आपका हो जाएगा 9800 बटे 70 इंटू 10। तो आप लोग सॉल्व कर लो। ये आप लोग कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 14 टाइम्स में कैंसिल, 98/7, 14 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एम द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु को एच ऊंचाई ऊंचाई तक उठाते हो कितना कार्य करना पड़ता है? mgh करना पड़ता है। आपको सब दिया हुआ था, कार्य आपको दे दिया। आपको दे दिया दोस्तों द्रव्यमान इतना उठाया आपने, ऊंचाई आपको निकाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ए ऑब्जेक्ट रोलिंग फ्रॉम अ माउंटेन, एक पहाड़ से कोई दोस्तों वस्तु लुढ़क रही है, तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है? तो आपको पता है एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके पास में एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई वस्तु जमीन से कुछ ऊंचाई पर होती है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोस्तों ये मान लीजिए आप लोगों का कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, लुढ़क रही है, ठीक है? मैं कोई पोजीशन मान लेता हूँ यहाँ पर है 20 पॉइंट पे। तो दोस्तों क्या आप लोगों का जमीन से कुछ ऊंचाई पर है क्या? तो आपको पता है जमीन से जब भी ऊंचाई पर होगा उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, और लुढ़क तो रही है, गति तो कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर आप लोग बताएं।
एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये मान लीजिए ज़मीन है। आप कोई बॉल को फेंक रहे हो, मान लीजिए ज़मीन से थीटा एंगल बना के फेंक रहे हो। तो ये आपकी जाएगी ऐसे, 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 ऐसे। दोस्तों आपने जिस वेग से फेंका उसको मैं मान लेता हूँ u वेग है, और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा जहाँ पर आके गिरी, तो ये क्षैतिज दूरी को हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। दोस्तों इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है रेंज का? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये फ़ॉर्मूला होता है। आपको दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो क्या ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों? इसको आप लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हो क्या? अरे प्यारे दोस्तों, आपके हाथ में भी तो एक लिमिटेड ही ताकत होगी, ऐसे थोड़ी आप लोग मैं बोलूँ करोड़ मीटर पर सेकंड से भी रख दो। ये भी आपके पास फिक्स है, एक मैक्सिमम चीज़ फिक्स है। जी को आप चेंज कर सकते नहीं हो, जी फिक्स होता है 9.81, तो आपके हाथ में यही है कि किस एंगल पे फेंकूँ। तो दोस्तों इसका मान आप लोगों को मैक्सिमम लाना है। तो साइन का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान कब होगा? जब ये चीज़ 90 होगी, यानी जब 2 थीटा 90 होगा और आपका थीटा 45 होगा। तो ध्यान रखिए, आप लोगों से कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जेवलिन थ्रो में किसी एथलीट को कितने एंगल पे आप लोगों का वो फेंकना चाहिए भाला, जिससे वो आपका अधिकतम दूरी तय करे, तो आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो देखो इसकी थोड़ी सी हिंदी बता दूं, द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल। आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये बोला जा रहा है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2 चीजें दी है आपको, बताओ। चलिए आ जाइए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ है कि उन्होंने एक आप लोगों को रिएक्शन दी कि नाइट्रोजन की जब अभिक्रिया करवाते हो आप लोग हाइड्रोजन से, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने बोला ये आपकी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दोस्तों गलत। ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को दोस्तों कैसे पता पड़ा? तो दोस्तों ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, और अमोनिया आप लोग का वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। एग्जाम्पल बता याद रखिए, मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शन करवाया था यूट्यूब पर 9:30 बजे क्लास में, मैंने बताया भी था ये एग्जाम्पल। तो जब भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो दोस्तों आप लोगों का रिएक्टेंट से अभिकारक से उत्पाद बनता है, और उत्पाद से वापस रिएक्टेंट बन सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और ये आप लोगों का एग्जाम्पल है उत्क्रमणीय का। ये आपकी इरिवर्सिबल नहीं है, मतलब ये आपका वापस बैक हो सकती है, ऐसा नहीं है वापस बैक नहीं हो सकती। तो दोस्तों गलत है, ये तो आप लोग की रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ए वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दोस्तों बोला जा रहा है कि क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या? दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 चीज़ या 3 चीज़ जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, क्या सिंगल चीज़ बन गई क्या? तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओनली बी इज करेक्ट। जैसे मान लो ये वाला भी आप लोगों का क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये भी एग्जांपल है। देखो 2 चीज़ मिलके एक में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये भी आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन चेक नहीं करना था कि कॉम्बिनेशन है या नहीं है। इसमें चेक करना था रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। समझ में आ गया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विच ऑफ द नॉन मेटल इज ब्राइटर? चमकीला कौन सा है? वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, आपके जो धातु होते हैं वो होते हैं चमकीले। मेटल आप लोगों के शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, जबकि नॉन मेटल आप लोग के थोड़े से ब्लर से होते हैं, डल होते हैं ना, चमकदार नहीं होते। लेकिन दोस्तों आप लोग का आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो आप लोगों का दोस्तों चमकदार होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? याद आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर आप लोग बताएं। इन डीएनए फिंगरप्रिंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड? इनमें से कौन सा मेथड यूज करा जाता है? तो बहुत जने इसको आंसर एलिसा दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों एलिसा टेस्ट तो आप लोग के एड्स का पता लगाने के लिए होता है। क्लियर? ये तो एड्स को टेस्ट करने का, एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। ध्यान रखिए सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई आप लोगों का किसी ने मर्डर कर दिया, तो उसका वहाँ पर दोस्तों बाल गिर गया, बाल। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, बाल है तो उसमें उसका डीएनए तो होगा ही होगा, तो उसके डीएनए से दोस्तों उसकी पहचान करना, पूरी आइडेंटिटी की पहचान करना, वो कहलाता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। और इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो आपका होता है दोस्तों सडन ब्लॉटिंग। ध्यान रखेंगे मेथड होता है, इसमें यूज़ करा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सडन ब्लॉटिंग। क्लियर? जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग की उसकी आइडेंटिटी पता लगाई जाती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? दोस्तों मिक्सचर क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इन तीनों में डिफरेंस। कई बार कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यानी यौगिक, और मिक्सचर क्या होता है। देखिए प्यारे दोस्तों आप लोगों का एलिमेंट क्या होता है? जो किसी से भी मिलकर नहीं बना हो। क्या कार्बन किसी से मिलकर बना है क्या? क्या नाइट्रोजन किसी से मिलकर बना है क्या? क्या ऑक्सीजन किसी से मिलकर बना है क्या? तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में जो भी देख पा रहे हो ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सारे के सारे एलिमेंट है। क्लियर है क्या? तो आयरन तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता दोस्तों, मिक्सचर नहीं है, ये तो आपका एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? आप लोगों की ऐसी चीज जो कम से कम दो एलिमेंट से मिलकर बनी है और एक फिक्स रेशो में है। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका एक कंपाउंड है, देखो इसमें कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। NH3 अमोनिया, ये भी आपका कंपाउंड है, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, फिक्स रेशो में भैया 1:3 है। ऐसा नहीं है कभी आप लोग बोलो सर NH5। क्लियर? ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता। तो अमोनिया जहां पर भी अमोनिया आपको मिलेगा दोस्तों 1:3 में मिलेगा। HCl ये भी आपका कंपाउंड है। मिक्सचर क्या होता है दोस्तों? जो आप लोग की दो चीज आप लोगों की, जैसे देखो यहाँ पर दो चीज मिली हुई है लेकिन वो केमिकली कंबाइंड है, बंध से जुड़ी हुई है। मिक्सचर में दोस्तों जो आप लोगों का फिजिकली मिलाई हुई हो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला मिट्टी में, ये आपने पानी में मिट्टी डाल दिया, क्या कोई बॉन्ड बन गया के अंदर?
नहीं, आप लोग हटा भी सकते हो। तो ये पानी प्लस मिट्टी आपका हो जाएगा मिक्सचर। सिमिलरली दोस्तों आपका जो मिल्क होता है वो एक मिक्सचर होता है। इसमें किस-किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये पानी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो एक प्रकार का मिक्सचर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो गलती आप लोग ना करें। गलती करो लेकिन एक बार जब मैं समझा दूँ उसके बाद में सीख लिया करो, फिर कभी भी गलती मत करा करो। चलिए, बोला जा रहा है अमोनिया के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? अरे मेरे दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो प्यारे दोस्तों या तो ऑप्शन बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो अगर अमोनिया का आप लोग दोस्तों ऑक्सीकरण करते हो, अगर अमोनिया का आप लोग ऑक्सीकरण करने का मतलब है दोस्तों ऑक्सीडेशन करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों कैटलिस्ट यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या होता है जो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। तो दोस्तों आप लोग का जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हो तो किसका निर्माण होता है? कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, NO का निर्माण होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएँगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। दोस्तों जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, इसका जलीय विलयन यानी इसमें आप लोगों ने पानी मिला दिया। अब आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने दोस्तों इसमें डाला पानी। किसका निर्माण हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्लस HCl का। दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। कैसे पता पड़ा क्षार है? इसमें OH पाया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका HCl आप लोग सभी जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। तो आप लोग बोलेंगे सर क्षार भी मिल रहा है, अम्ल भी मिल रहा है, तो मैं प्रकृति अम्लीय बताऊँ या क्षारीय बताऊँ या न्यूट्रल बताऊँ? प्यारे दोस्तों आपका जो HCl होता है ये प्रबल अम्ल होता है। और अगर सोडियम हाइड्रो या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आप लोगों का प्रबल क्षार होता तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर दोस्तों न्यूट्रल बन जाते। लेकिन ये क्या है? ये तो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये आपका एक वीक बेस है। तो आप लोगों का दोस्तों नेट इफेक्ट क्या होगा? एसिडिटी वाला कंपोनेंट ज्यादा है ना, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? एसिडिक बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर कैसे पता पड़ेगा ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? तो मैं आप लोगों को बोलूँ दोस्तों, ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। आप लोग के पास में एग्जाम में मिलेंगे तो नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड लो भाई एक्सपेरिमेंट करके देखो ज्यादा जल के आयन हाइड्रोजन का आयन निकल रहा है तो ये आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग है। आपको सिर्फ एग्जाम पर ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आपके पास में 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और 6 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे आपका HCl है, आपका HBr है हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है परक्लोरिक एसिड। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो दिख जाए वो सारे आपके वीक एसिड हो जाएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो दोस्तों वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता। तो ये आप लोग को दोस्तों एग्जांपल ध्यान रखिए जिससे आप लोग को पता हो। एक बार आरआरबी एलबी में क्वेश्चन आया था कि NaCl का निर्माण किससे होता है? तो NaCl का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इससे HCl से। सभी आप लोग जानते हो। लेकिन पूछा गया था किससे होता है? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक प्रबल क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एथिल एल्कोहल का आपको समावयवी बताना है। अब आप लोग बोलेंगे सर समावयवी क्या होता है? आइसोमर क्या होता है? तो दोस्तों 2 ऐसे कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। जैसे मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों आपका एथिल अल्कोहल हो, चाहे आपका डाइमेथिल ईथर हो, दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O होता है। देखिए इसमें भी 2 कार्बन, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपका किसके साथ में जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों 2 ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला तो समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग-अलग है दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो एथिल अल्कोहल का आइसोमर होता है दोस्तों डाइमेथिल ईथर। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एक मोल NaCl समान है मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों का ये कार्बन है, तो कार्बन में ऐसे लिखा होता है ना 6C12। तो ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा होता है दोस्तों अगर इसके आगे अगर आप लोग ग्राम लिख देंगे तो ये इसका मोलर मास बन जाता है। कहने का मतलब है अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना है? जल्दी से मन में सोच के बताओ। तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 12 ग्राम है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों से। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं 3Le7, तो मैं आप लोगों को बोलूँ लिथियम का मोलर मास कितना है? आप लोग के ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है 7, इसके आगे लगा दोगे ग्राम। तो आप लोग बोलोगे कि सर 1 मोल आपके लिथियम का द्रव्यमान 7 ग्राम है। सिमिलरली दोस्तों आपका ये सोडियम होता है। मैं बोलूँ सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है? आप लोग बोलेंगे 23 ग्राम है। मैं आपको बोलूँ दोस्तों आप लोग क्लोरीन होता है, क्लोरीन, तो मैं बोलूँ इसका मोलर मास कितना है? तो 35.5 होता है इसका। क्लियर है क्या? तो देखो जनरली जो होता है दोस्तों देखो जस्ट डबल होता है लेकिन हमेशा डबल नहीं होता। जैसे आप देखो यहाँ पर 22 नहीं है 23 है, यहाँ पर आपका 35.5 है। तो आप लोगों से 1 मोल NaCl में क्या-क्या हो जाएगा? Na का कितना हो जाएगा? आपका 23 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58.5 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधे आप लोग ध्यान रखें। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएँगे। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है। ग्रुप डी 2018 का। तो आप लोगों से पूछा गया है शेप ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। दोस्तों मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा में दोस्तों अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों को लगता है कि दोस्तों सर्किल में मूव करता है। आप लोगों को पता है एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल
एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता है आप लोग का, जो आप लोग बोलो सर बिल्कुल सर्किल में घूमता है, तो दोस्तों ये आपका कर्व्ड आपका होता है ना, कर्व्ड होता है आप लोग का, कर्व होता है, एग्जैक्ट सर्किल नहीं बनता ये, ठीक है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शाम को 4 बजे वाले टेस्ट में कम से कम 3 से 4 बार करा दिया। 3-4 महीने से मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 4 पीएम वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और यही क्वेश्चन आपका आइसोलेटेड एंड मिनी स्टाइल में आप लोगों से पूछा गया। क्लियर? एक भी क्वेश्चन मेरे क्लास से बाहर नहीं गया है। आप लोगों को मैं बताऊँगा, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था, जबकि हम लोग 4 बजे वाली क्लास में कर चुके हैं। उसका आंसर बताओ, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था पूरा। बहुत बढ़िया। दोस्तों निम्न में से कौन-सी ऐसी मेटल है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है? कौन-सी ऐसी धातु है, कौन-सी ऐसी मेटल है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है? राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जिंक हो जाएगा। देखो पोटेशियम और सोडियम तो बोलो ही मत यार, पोटेशियम तो जल के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। देखो, देखो अगर हम लोग बात करें जो आपका जिंक होता है, जिसको आप लोग जस्ता भी बोलते हो, दोस्तों वो जल के किसी भी अवस्था यानी ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो अभिक्रिया नहीं करता। हाँ, अगर आप लोग के दोस्तों वेपर हो, भाप हो, गर्म पानी नहीं जो पानी आपका भाप बन जाता है दोस्तों, तो दोस्तों भाप के साथ में अभिक्रिया कर सकता है और इसका निर्माण करता है जिंक ऑक्साइड का। लेकिन दोस्तों ये जो H2O है, ये आपका क्या होनी चाहिए? भाप के रूप में होनी चाहिए। क्लियर है क्या? जबकि बात करें मैग्नीशियम तो आपका गर्म पानी से कर लेता है अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है दोस्तों, तो ठंडा हो, गर्म हो, दोनों से अभिक्रिया करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो लेड होता है ना, लेड भी नहीं करता है आपकी अभिक्रिया। तो आपका दोस्तों यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों से इस बार पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 बजे वाली 4 बजे क्लास मिस मत करो, सब आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताओ। अभी मैंने बताया, बहुत बढ़िया। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, फिर गलती करते हो आप। अभी मैंने बताया निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? अभी मैंने बोला दोस्तों जिंक नहीं करता है। बताया नहीं बताया? जिंक नहीं करता, फिर क्यों कर रहे हो आप? मैंने बताया लेड भी नहीं करता है। दोस्तों मैंने बताया आपका सोडियम, पोटेशियम तो ठंडा हो, गर्म हो, कैसे पानी तो जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। क्लियर है क्या? लेड भी दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, जबकि पोटेशियम आपका आराम से करके मैंने बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है? तो आप लोग ये गलती ना करें, जब क्वेश्चन समझा दिया गया है तब तो करो। चलो मान लो पहली बार नहीं आता, लेकिन जब मैंने आपको समझा दिया तब तो गलती मत करो। टू डाइल्यूट द एसिड, आपको पता है एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड, एक होता है आप लोग का कॉन्संट्रेटेड सांद्र अम्ल। दोस्तों अगर अम्ल में आप लोगों का वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। अगर दोस्तों एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड। तो आप लोगों को मान लीजिए अम्ल को तनु करना है, यानी उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अम्ल में पानी मिलाए या पानी में अम्ल मिलाए? दोस्तों ध्यान रखेंगे कभी भी अम्ल में पानी को मत डाल देना। अगर आप लोग अम्ल में पानी को डाल दोगे तो ये बहुत ज्यादा एक्टोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, आपके दोस्तों टेस्ट टू फट सकती है। तो हमेशा दोस्तों क्या करोगे, आप लोग एसिड को डालोगे पानी में, वो भी बहुत धीरे धीरे और स्टीरर से घुमाते हुए। क्लियर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्रूट जो होती है दोस्तों वो कहलाती है आप लोग की पोमोलॉजी। क्लियर? और बहुत जने आप लोग का आंसर हॉर्टिकल्चर भी दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों हॉर्टिकल्चर के लिए मैं बता दूं, ये आप लोगों का फलों का अध्ययन नहीं होता, जो आपके फल सब्जी फूल का दोस्तों आप लोगों का जो प्रोडक्शन होता है ना, कॉमर्शियल जो आपका प्रोडक्शन होता है, व्यापारिक उत्पादन होता है, तो इसके लिए की जाने वाली कृषि को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। दोस्तों अब इसके बाद में पोल मैं 15-15 सेकंड के दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे-छोटे हैं। तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे जूट आपके तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से। याद रखेंगे आप लोगों से पूछा जाता है मूली किससे प्राप्त होती है, गाजर किससे प्राप्त होती है, तो वो आपकी रूट्स होती है, जड़ होती है। कल सुबह पढ़ाऊंगा 9:30 बजे, ध्यान रखना आ जाना क्लास में। राइट आंसर आपको हो जाएगा स्टेम यानी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, अब मैं समय 15 सेकंड के दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन है, 15 सेकंड में आप लोग का पोल कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डार्विन ने दिया। देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? देखो आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि जैसे मान लीजिए 2 स्पीशीज है, 2 प्रजाति है। एक मान लीजिए दोस्तों कहीं पर और रह रही है, जंगलों में रह रही है, और एक प्रजाति मान लीजिए लैंड पे रह रही है। दोनों सेम प्रजाति, लेकिन दोस्तों उन दोनों के जो आपके गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, लक्षण थे, उनमें क्या थे? काफी डिफरेंस पाए गए। जैसे मैं आप लोगों को नेचुरल सिलेक्शन आप लोगों को बताता हूँ, जैसे आप लोगों को दोस्तों नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बदल रहे हो तो आप लोग सर्वाइव कर पाओगे, वरना दोस्तों आप लोग क्या हो जाओगे दोस्तों, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके पास में, 2 जिराफ थे, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 जिराफ थे, एक की गर्दन दोस्तों कम थी और एक की गर्दन लंबी थी। तो जो आप लोगों का लंबी गर्दन वाला जिराफ था वो आसानी से क्या पौधों को, प्लांट्स को खा लेता था और जीवित रह पाता था। और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो आसानी से नहीं खा पाते थे, जिसकी वजह से वो मरने लगे और उनकी जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई। तो नेचर ने सेलेक्ट करा कि किसको रहना है किसको नहीं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाता है तो वो तो आप लोग का रह पाता है, वरना विलुप्त हो जाती है। तो सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों डार्विन ने दिया। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ग्रे मैटर क्या होता है? पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, आज सुनोगे फिर कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्या होता है? आइए समझिए। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए ग्रे मैटर कहाँ पर पाया जाएगा? तो आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इनमें पाया जाता है। सर ये ग्रे मैटर होता क्या है? आइए समझिए। आप लोगों को पता है ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में या किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तो दोस्तों ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन में क्या पाया जाता है दोस्तों? आप लोग के न्यूक्लियस पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों जब बहुत सारे आप लोगों के मतलब इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। तो बहुत सारे जब सेल बॉडी दोस्तों एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपका ये हुआ था कि बहुत सारे दोस्तों जैसे मान लीजिए बहुत सारे डेंड्राइट इकट्ठे होने को बोलेंगे या बहुत सारे सेल बॉडी को, तो जब बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठा हो जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। तो दोस्तों अभी तो केवल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, नर्व सेल। वैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, नर्व सेल में भी कौन सा पार्ट? आपका सेल बॉडी। क्लियर? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूँगा। पर्यावरण का दोस्तों अजैविक घटक कौन-सा है? अबायोटिक कंपोनेंट कौन-सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर। देखिए आपका एनवायरनमेंट क्या होता है? आपके चारों ओर जो भी है, सब कुछ एनवायरनमेंट है, आपके सराउंडिंग में कुछ भी है, सब क्या आएगा? एनवायरनमेंट आएँगे। चाहे आपके सामने दोस्तों मैं प्लांट्स देख रहा हूँ, पौधे देख रहा हूँ, चाहे मैं पेन देख रहा हूँ, चाहे दोस्तों मैं आप लोग के किसी जानवर को देख रहा हूँ, चाहे मैं मिट्टी को देख रहा हूँ, चाहे मैं हवा को देख रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आपके किसमें आएँगे? एनवायरनमेंट में आएँगे। अब इस एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। सर जैविक घटक क्या होता है? जिनमें लाइफ होती है, जिनमें आप लोग के जीवन होता है, और एक होता है एबायोटिक। आप लोग मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या आप लोग के वनस्पति प्लांट्स में क्या जीवन नहीं होता? क्या होता है दोस्तों? ये आपके बायोटिक होंगे। जानवर में जीवन नहीं होता? क्या ये भी आपके बायोटिक होंगे। एयर में क्या जीवन होता है क्या? दोस्तों आपका पानी हुआ, वायु हुआ, मृदा हुआ, आपकी लकड़ी हुई, आपके पेन हुए, सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएँगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। जेनेटिक म्यूटेशन किसमें होता है? आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए में। आप बोलेंगे सर जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? दोस्तों आपको पता है आपका जो डीएनए होता है, इसी में आप लोग की मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक स्टोर होती है। आपके पापा से आप में कुछ चीज़ आ रही है तो उसका मतलब आपके पापा से आप में जो आ रही है वो डीएनए की वजह से आ रही है। तो दोस्तों जब किसी जीन क्या होता है? देखो समझो ये आपकी सेल होती है, सेल के अंदर होता है दोस्तों आपका न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इस न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों धागेनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे क्या लगे होते हैं? डीएनए लगे होते हैं। तो इस क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं जीन। और जीन में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? आपके डीएनए पाए जाते हैं। दोस्तों जब किसी डीएनए में कोई परमानेंट चेंज होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन इसको बोलते हैं। ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है दोस्तों, कोई दोष आ गया, आप लोग के अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी विकिरण की वजह से हो सकता है, कोई केमिकल एलिमेंट, कोई वायरस की वजह से हो सकता है। क्लियर? तो चेंज किसमें होता है? डीएनए में होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, आरएनए का मेन काम क्या है? डीएनए का काम क्या है दोस्तों? ये तो आपका जेनेटिक सब्सटेंस है, ये तो आनुवंशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आरएनए आपका जेनेटिक सब्सटेंस नहीं होता। आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिर मैं आप लोगों को रैंक शेयर करूंगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, रैंक देख के जाना आपकी रैंक क्या है। तो मेरे दोस्तों आपको पता है सेल वॉल क्या होता है? कोई भी सेल की सबसे बाहरी सतह को बोलते हैं सेल वॉल। इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ह्यूमन के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो अगर ह्यूमन की सेल में सबसे आउटर मोस्ट सरफेस बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। हमारे सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब बता दूं मैं आपकी रैंक, रैंक बता दूं क्या? अरे रैंक बता दूं क्या? चलिए दोस्तों रैंक आपके सामने आ रही है, और बताना कमेंट करके कि सर मेरी ये रैंक आई है, मेरी ये रैंक आई है। 35 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया। दोस्तों देखो इस प्रकार से टेस्ट लेने में फायदा क्या है? मैं तो सीधे भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे। आप लोग एग्जाम में तो ऐसे तो करोगे ए बी सी। तो आप लोग की जो सोच डेवलप होगी टेस्ट से ही होगी। 1 बजे और 4 बजे वाले टेस्ट है। दोस्तों अभी कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। आपके पास में जो मेल आया है वो जस्ट आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आया है कि अगर कोई भी अपडेट आता है, फॉर एग्जांपल मान लो 20 दिन बाद में एडमिट कार्ड आते हैं, तो आप लोग उससे अपने चेक कर सकते हो, ठीक है? जस्ट वो आपको रिमाइंड करवाएं कि आपकी आईडी और पासवर्ड ये है। दोस्तों रैंक बता दीजिए जल्दी से। 4200, 9500, 374, 5392, 859, 858, 1000, 1303, 4977, 5896, 2050, 2640। देखो मुझे बताओ मजा आ रहा है कि आ रहा?